नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जंगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमने एंशिएंट इंडिया की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 12 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की वीडियो में हमारे पास क्लास 13 रहेगी। और इस 13 क्लास में हम शुंग वंश को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले मगध साम्राज्य पढ़ा था, क्योंकि हमारे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा करता था मगध साम्राज्य। और जो हमारे महान राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य और आपके सम्राट अशोक हो गए, और इसके अलावा आपके बिंबिसार हो गए। तो जितने भी महान राजा, शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, ये सभी मगध साम्राज्य में हुआ करते थे। और मगध साम्राज्य के समाप्त होने के बाद शुंग वंश का शुरुआत होता है। और शुंग वंश के जो संस्थापक कहलाते थे दोस्तों, वो पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे। और पुष्यमित्र शुंग हमारे जो 184 ईसा पूर्व के समय काल में शुरू हुए थे। और 184 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो शुंग वंश का कहलाता है, जिसके संस्थापक हमारे पुष्यमित्र शुंग कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम, जो इस वंश से संबंधित हैं। जो हमारे पुष्यमित्र शुंग होते थे, वो वीरदत्त राजा के सेनापति हुआ करते थे। दोस्तों, ये वीरदत्त वही राजा हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और मगध साम्राज्य के जो संस्थापक है वो वीरदत्त ही कहलाते हैं। और वीरदत्त ही वो ऐसे राजा थे जो अंतिम राजा हुआ करते थे मगध साम्राज्य के। दोस्तों, वीरदत्त जो राजा हुआ करते थे वो युद्ध से बचा करते थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी कभी युद्ध हुआ करता था तो वीरदत्त हमेशा युद्ध से पीछे हटा करता था। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग होते थे वो वीरदत्त के सेनापति होते थे। दोस्तों, जो सेनापति का असली रोल होता है राज्य में, वो यही होता है कि वो राजा की अपने साम्राज्य या राजा की जो प्रजा है उसको अच्छे से देखभाल करेगा। और अगर कोई आपदा आती है या कोई युद्ध, बाह्य युद्ध आता है, बाह्य युद्ध होता है साम्राज्य पर, तो सेनापति ही अपनी जान पर खेलकर अपनी प्रजा को और अपने राजा को बचाता है, उनकी रक्षा करता है। और कहा जाता है दोस्तों, एक दिन राजा वीरदत्त के साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध में वीरदत्त ने युद्ध करने से मना कर दिया। और उसने अपनी सेना को भी मना कर दिया था कि ना मैं लड़ूंगा और ना मेरी सेना आगे भाग लेगी युद्ध में। उसने पूरी प्रजा की जो जान है वो खतरे में डाल दी थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने एक सेनापति होते हुए, सेनापति के नाते अपना फ़र्ज निभाते हुए, अपने राजा के अधिकारों, अपने राजा के वसूलों के खिलाफ जाकर वो युद्ध लड़ा। और अपनी प्रजा और अपनी प्रजा की जो जनता है उसकी जान बचाई। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने सेनापति का जो फ़र्ज होने का फ़र्ज निभाया और वीरदत्त को मार दिया और उस युद्ध से भी जीत गया। और यवनों से युद्ध लड़कर वो प्रजा को बचा सके। जो पुष्यमित्र शुंग हैं दोस्तों, उनने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था। और हिंदू धर्म को बढ़ावा क्यों दिया था दोस्तों? क्योंकि वो खुद भी एक ब्राह्मण हुआ करते थे। दोस्तों, सम्राट अशोक ने, याद हो हमने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था सम्राट अशोक का, जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था मौर्य वंश में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने आगे चलकर इन 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। और इस बात का वर्णन हमें बौद्ध धर्म साहित्य दिव्यावधान से पता चलता है दोस्तों। इसका वर्णन हमें वहीं से मिलता है। जो महान फेमस पतंजलि हुआ करते थे, जो कि योग गुरु माने जाते हैं, और वो कहाँ रहा करते थे दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, जो आज तक पतंजलि के नाम से फेमस है, जिसके अभी जो संस्थापक हमारे रामदेव बाबा जी हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ किस लिए करवाया जाता है? राज्य विस्तार के लिए। और इसका वर्णन हमें अयोध्या अभिलेख से मिलता है। और अयोध्या में श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये दोस्तों, ये वही अश्वमेध यज्ञ है जिसमें 2 घोड़े छोड़े जाते हैं। बरहूत स्तूपों का जो निर्माण है वो भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था।
सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनाया था, परंतु उसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। यह पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी बदलकर विदिशा में ले जाता है, क्योंकि इससे पहले जब मगध साम्राज्य चला हुआ था तब पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब शुंग वंश स्टार्ट हुआ पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी बदलकर विदिशा बना ली थी, और जो विदिशा है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक पुस्तक हुआ करती थी दोस्तों, महाभाष्य, जो पतंजलि ने लिखी थी, और कहा जाता है दोस्तों इस महाभाष्य पुस्तक ने उस चीज़ की कमी पूरी कर दी थी जो चीज़ें अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में हुआ करती थी जो पाणिनि ने लिखी थी, और इसको इससे कंपेयर किया गया था। जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक थी जो पाणिनि ने लिखी थी, और पाणिनि कहा रहा करता था, महापद्मा नंद के दरबार में रहा करता था, और ये उसी के समान मानी जाती थी पुस्तक महाभाष्य। और अष्टाध्यायी में कई बातें ऐसी थी जो क्लियर नहीं की हुई थी, और वो बातें महाभाष्य में क्लियर की गई थी, इसलिए हम इसका जो कंपैरिजन है वो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से करते हैं। दोस्तों महाभाष्य पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी पुस्तक पर आधारित होती थी, हम जिक्र कर चुके। पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम होता था अग्निमित्र, और कालिदास ने अग्निमित्र के नाम पर एक नाटक बनाया था जिसका नाम मालविका अग्निमित्रम होता था, और इसमें अग्निमित्र के जीवन का वर्णन मिलता है। और अग्निमित्र के अगर बेटे की बात कर दें तो उसका नाम था वसुमित्र, और वसुमित्र ने इंडो ग्रीक और इंडो यूनानी के शासक मीनांडर को हरा दिया था, तथा वसुमित्र ने सिकंदर से भी ज़्यादा राज्य जीते थे, इतना शक्तिशाली हुआ करता था दोस्तों। नागसेन से प्रभावित होकर मीनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो किसने अपनाया? मीनांडर ने। और मीनांडर अभी अभी हमने पढ़ा कौन था? मीनांडर जो है एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसे वसुमित्र ने हरा दिया था, और उसने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शुंग वंश का जो अंतिम राजा माना गया है देवभूति माना गया है। हमें शुंग वंश का जो अंतिम राजा है देवभूति के बाद किसी भी अन्य राजा का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए देवभूति को ही हमें शुंग वंश का अंतिम राजा माना जाता है। जो देवभूति का टाइम पीरियड है वो 75 से लेकर 74 ईसा पूर्व तक रहा, और वासुदेव कर्णम ने दोस्तों वासुदेव कर्णम ने मारा था 75 से 74 ईसा पूर्व के समय काल में, और वासुदेव कर्णम ने कर्ण वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो आपका शुंग वंश है, शुंग वंश का जो अंतिम राजा होता था देवभूति होता था, और देवभूति को 75 या 74 के बीच टाइम पीरियड में वासुदेव कर्ण ने मारा था, और वासुदेव कर्णम ने कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। और बाणभट्ट की हर्षचरित पुस्तक में देवभूति को कामुक और अयोग्य राजा बताया गया है। तो दोस्तों ये तो था आपका कंप्लीट टॉपिक शुंग वंश का, और शुंग वंश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते जितने भी प्रश्न बनते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। दोस्तों इन प्रश्नों में हमने हमारे प्रीवियस ईयर या पिछले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आए हुए एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन डाले गए हैं, और लगभग आपके सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक का आधा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों शुंग वंश के बाद शुरुआत होती है कर्ण वंश की, और कर्ण वंश का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है, जिसके संस्थापक वासुदेव कर्णव कहलाते हैं। दोस्तों वासुदेव कर्णव कहा जाता है कि कर्ण वंश में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कर्ण वंश में हमें कुछ राजाओं का जिक्र मिलता है, राजाओं का वर्णन मिलता है, और उसका जो टाइम पीरियड है वही देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा ना तो इसको टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठता है, ना किसी के शासनकाल या किसी के जीवन काल से कोई हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिर्फ हमें ये देखने को मिलता है कि कर्ण वंश में टोटल कितने राजा थे, और कर्ण वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? वासुदेव कर्णव कहलाते हैं, और किस राजा ने कितना टाइम जो है वो राज किया। तो अगर बात करें वासुदेव कर्णव की तो 9 वर्ष तक शासन किया,
और भूमिपुत्र वासुदेव के बाद आते हैं भूमिपुत्र। भूमिपुत्र ने 14 वर्ष तक शासन किया। फिर उनके बाद आते हैं नारायण। नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। उनके बाद आते हैं सुशर्मा, इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया। जो हमारे कर्णव वंश का शासन है वो 45 वर्ष तक माना गया है। दोस्तों कई किताबें जो है आपके कर्णव वंश को 45 वर्ष तक दिखाती है। उस 45 वर्ष का कारण दोस्तों यही है क्योंकि जो कर्णव वंश में हमें सिर्फ 4 राजाओं का ही वर्णन मिलता है। दोस्तों ये 45 वर्ष का शासनकाल इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कई किताबें हैं वो कर्णव वंश को और शुंग वंश को इकट्ठा कर्णव वंश ही मानती है, इसलिए इसका जो समय काल है वो 45 वर्ष माना गया है। कर्णव वंश में सिर्फ 4 राजाओं को वर्णन मिलता है। सुशर्मा की मृत्यु जो है वो सिमुख ने की थी। उसके बाद सिमुख ने सातवाहन वंश की शुरुआत कर दी थी 30 ईसा पूर्व में। पुराणों के अनुसार देखो दोस्तों ये वही बात कह रहे हैं, पुराणों के अनुसार जो कर्णव वंश है वो 112 सॉरी दोस्तों हमने जैसा कि जिक्र किया 45 वर्ष माना गया है, वो 45 नहीं वो 112 वर्ष था। जो 45 वर्ष का शासनकाल है वो तो सिर्फ कर्णव वंश का था, लेकिन जो हमने जिक्र किया था ना अभी हम ये कर्णव वंश और शुंग वंश दोनों को 45 वर्ष माना गया, नहीं 45 की जगह ये 112 है। तो पुराणों के अनुसार कर्णव वंश ने 112 वर्ष शासन किया क्योंकि पुराण जो है शुंग वंश और कर्णव वंश को एक ही मानती है। तो जो शुंग वंश का टाइम पीरियड था उसके साथ कर्णव वंश के टाइम पीरियड को प्लस कर दिया और उसको प्लस करके 112 वर्ष कर दिया और इस 112 वर्ष को एक ही वंश माना गया कर्णव वंश। बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ हिंद यवन आक्रमण की, या फिर इसको हम इंडो ग्रीक आक्रमण बोल देते हैं। भारत पर डेमोट्रियस यवन शासक ने आक्रमण किया था और जो ये शासन है वो किस समय हुआ करता था, 190 ईसा पूर्व का समय हुआ करता था। इसने पंजाब को जीत लिया था। सबसे प्रतापी राजा था मिनांडर। ये दोस्तों वही मिनांडर है जिसको वासुदेव ने हराया था, देवभूति ने हराया था। ये देखो दोस्तों अगर हमने मिनांडर का जिक्र किया था अपने पिछले पॉइंट, ये रहा दोस्तों वासुमित्र ने शासक मिनांडर को हरा दिया था। तो ये वही मिनांडर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे प्रतापी राजा होता था मिनांडर इस वंश का और सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने। अगर शुद्ध से सोने के सिक्के पूछ ले तो कुषाण वंश ने चलाए। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, मैं फिर कहता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, वो पूछना क्या जाता है उसको समझ के फिर जो आंसर है अपना टिक करना। इसलिए दोस्तों अगर खाली सर्वप्रथम सोने के सिक्के आ जाए तो इंडो ग्रीक वंश आएगा और अगर खाली शुद्ध सोने के सिक्के आ जाए तो कुषाण वंश आएगा। ऐसे ही अगर चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, गुप्त वंश के शासकों ने, और जिन्हें आगे चलकर शेरशाह सूरी ने रुपया का नाम दिया था। शीशे के सिक्के अगर आ जाए कि किसने चलाए थे तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया तब इसकी सबसे पहले मुलाकात नागसेन से हुई और दोस्तों ये वही नागसेन है जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलकर नागसेन से प्रभावित होकर प्रसन्न होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और मिलिंदपनो नामक पुस्तक में नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप का वर्णन मिलता है और इस पुस्तक में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है और इस पुस्तक से भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। जो दोस्तों आपका शुंग वंश है, शुंग वंश के शासक वसुमित्र ने मिनांडर को हरा दिया था और इस क्वेश्चन के बारे में हम लगभग 2 बार डिस्कस पहले कर चुके हैं और अंतिम बार भी यही बात है कि शुंग वंश के शासक वसुमित्र ने मिनांडर को हरा दिया था। तो दोस्तों ये तो था हमारा टॉपिक वसुमित्र और शुंग वंश और आपका कर्णव वंश का टॉपिक कंप्लीट था, जिसमें हमने लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और कुछ हमारे इंडो ग्रीक यूनानी आक्रमण हुआ करते थे जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। दोस्तों
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।